तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ द बैचलर के न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोई कहता है कि आइस के लॉर्ड ने मुझे कहा कि जब तक तुम सेंट्रल प्लान तक नहीं पहुंच जाते मैं आपके साथ चलूं ताकि हमारी विदाई से आप निराश ना हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये ठीक है। तभी सोरेन की मदर एक बॉक्स देती है और कहती है उसने मुझसे कहा कि कम से कम तुम्हें ये तो दे दूं। तो हमारा एमसी उसको लेता है और कहता है कि ये क्या है। तो वो बोलती है इसे आइस लोटस का फल कहा जाता है और ये नॉर्थन सी के खजानों में से एक है। इसमें इंटरनल की वाई इन एनर्जी को उसकी अंतिम क्षमता तक बढ़ाने की क्षमता है। जो लोग इन मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए ये शाओलिन गोली से भी बड़ा खजाना है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है एक ऐसे अधिक और है, मुझे कुल मिलाकर 3 का आभास होता है। आइस लोटस के इस फ्रूट की कीमत ह्यूमन सर के आकार के चांदनी मोती से भी ज्यादा होगी। हमारे एमसी से सोरेन की मदर कहती है अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे आपके साथ सेंट्रल प्लेन के किनारे तक जाना होगा। तो हमारा एमसी चौंकते हुए कहता है कि क्या। तो सोरेन की मदर कहती है ऑफ कोर्स, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाने का डिसीजन भी ले लें तो भी मैं आपको एक बार फिर ये पिल दूंगी। तो हमारा एमसी कहता है ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसे एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है और अपने मन में कहता है किसी दिन मुझे इसका यूज करना होगा। हमारे एमसी से वो कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप इसका यूज करने में सक्षम होंगे। तो हमारा एमसी भी मुस्कुराता है और सोरेन की मदर कहती है हम लगभग बिना फेयरवेल के ही अलग हो गए हैं। सोरेन को एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है ये मेरे प्रॉमिस का प्रतीक है। सोरेन भी देख के तुम हैरान होती है और सोरेन की मदर कहती है ये आइस पैलेस के फल की एनर्जी से बना एक विशेष हार है जो नॉर्थन सी का एक और खजाना है। इसे स्काई आइस क्रिस्टल कहते हैं, इसे ले लो। तो सोरेन लेते हुए कहती है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो सोरेन की मदर कहती है ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कल्टीवेशन करते समय प्रतीक की वाई को तेजी से बढ़ाने में तुम्हारी मदद करती है। ये तुम्हारी दादी द्वारा मुझे दिया गया पहला और एकमात्र गिफ्ट था। मेरा मानना है कि इसे अपना नया मालिक मिल गया है। तो सोरेन भी कहती है कि मदर। हमारा एमसी भी ये सब पीछे से देख के मुस्कुरा रहा होता है और सोरेन कहती है क्या ये मेरे ऊपर शूट कर रहा है। तो सोरेन की मदर कहती है हंसते हुए हाँ बिल्कुल, तुम पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो मेरी बेटी। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी और स्टूडेंट आइस पैलेस को छोड़ के अपने घर वापस जाने लगते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये बच्चे वो घर वापस जाने को लेकर बहुत क्यूरियस है। मैं उसे उसके फादर से भी मिलाना चाहता था लेकिन क्योंकि एसियो हांग बैग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सोरेन के पिता कहाँ चले गए हैं, शायद अभी समय नहीं आया है। फिर हमें 2 वीक बाद का दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी सब लोग बाकी सभी आ जाते हैं घर पे और बच्चे भी कह रहे होते हैं कि हम लोग वापस आ गए हैं, मुझे घर का बना खाना चाहिए। स्लीपिंग ड्रैगन इनसे बेहतर खाना कहीं नहीं मिलता, मैं तब तक खाता रहूंगा जब तक मेरा पेट फट ना जाए। और बाकी सभी बच्चे भाग के अंदर आ जाते हैं। हारिन देख के एकदम खुश हो जाती है और तेजी से बच्चों के पास भाग के आने लगती है और हमारा एमसी भी अंदर आता है और हारिन देख के हमारे एमसी को मुस्कुराती है। हमारा एमसी भी मुस्कुराता है और पीछे से उसका बड़ा भाई कहता है कि भाई वापस आ गया है, उन्होंने समय से पहले अपनी वापसी की सूचना नहीं दी। तो उसके फादर कहते हैं चलो आज रात एक दावत का प्लानिंग करते हैं, हमें अपने फैमिली का स्वागत करना चाहिए। तो वो भी बोलता है कि हाँ फादर। फिर हमें बताया जाता है अगर मुझे अपने घर का आराम याद आ रहा था, अदरवाइज वापसी से पहले दिन के अलावा मुझे कोई अवकाश नहीं मिल सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे स्कूल के अंतिम विस्तार चरण के दौरान उत्पन्न हुई कुछ प्रॉब्लम का समाधान करना था। सबसे बड़ी बात स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल की अगली क्लास में इंटर की। जब मैं गया था तो स्कूल में इंटर के लिए अनुरोध पत्रों का ढेर लग गया था, उनका कोई अंत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से हारिन आती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये बहुत बढ़िया होगा। हारिन कहती है हमारे एमसी से वो मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहती थी, आपके पास आने के बाद से मैं बात करने का मौका ही नहीं मिला है क्योंकि आप बहुत बिजी रहे हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम सही कह रही हो और हमारा एमसी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उसके साथ कुछ समय बिताना भूल गया, मुझे बुरा लग रहा है। और उससे कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या रीजनल एग्जाम हाल ही में आयोजित नहीं हुई थी, क्या तुम मैनेज की। तो बोलती है कि हम दोनों पास हो गए हैं। तो हमारा एमसी भी उससे कहता बैठते हुए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। कांग्रेचुलेशन, अब तुम स्वॉर्डमैनशिप और स्टडी दोनों में उभर रही हो। तो बोलती है कि क्या तुम मुझे केवल चापलूसी ही दोगे और उसको घूरने लगती है। तो हमारे एमसी का पसीने छूटने लगते हैं और हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। और अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए डिसीजन लेने का समय आ गया है, मुझे अब इसे और पीछे नहीं ढकेलना चाहिए। मैंने वापस आने पर इस बारे में बात करने का डिसीजन लिया है। और हमारे एमसी उससे कहता है हमें शादी कर लेना चाहिए। ये बात सुन के एकदम चौंकते हुए कहती है कि क्या, और उड़ जाती है और कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, मैरिज। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। और हमारा एमसी उससे कहता है मैंने सोचा कि अब मुझे और ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, अगर अगले साल ही हमारा बच्चा हो भी जाए तो भी जब तक वो बड़े होंगे मैं 60 साल का ही हो जाऊंगा। और वो अपने मन में सोच रही होती है वो मुझे प्रपोज कर रहा है, उनके इस सीरियस रवैये का मतलब है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। तो हमारा एमसी से वो कहती है कि नो वे,
ये तो एक प्रपोजल है। तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी उम्र को देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ खास चाहोगी। तो वो बोलती है कि ये तो सच है, और गुस्साते हुए कहती है कि लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे लाइफ का एकमात्र प्रपोजल थोड़ा स्पेशल होगा, इसके अलावा ये बहुत सडनली हुआ है। तो हमारा एमसी ये सोचकर अपने मन में कहता है कि क्या मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हमारे एमसी से वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह का प्रपोजल रखोगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत अचानक और लापरवाही से हुआ था, लेकिन वो और क्या चाहती है? क्या वो कुछ एक्स्ट्रा चाहती है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि एक मोमेंट के लिए यहीं रुक जाओ, और इसे कंधे पे हाथ रखता है। हारिन कहती है कि अब तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम सरप्राइज मत हो। तो वो बोलती है कि क्या? तो हमारा एमसी उसको वहां से लेकर गायब हो जाता है और वो लोग क्लाउड पे आ जाते हैं और आसमान में उड़े होते हैं। तो वो देख के एकदम हैरान होती है और कहती है कि क्या ये क्लाउड है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, इसे व्हाइट क्लाउड कहते हैं। ये एक ऐसा बादल है जिस पर तुम सवारी कर सकती हो। ये तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से अपना आकार भी बदल सकता है। तो हारिन कहती है कि ओ माय गॉड, मैं बादल पर हूँ। और वो तेजी से उड़े होते हैं और वो कह रही होती है मैं सच में हवा में उड़ रही हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि व्हाइट क्लाउड का एक अंतहीन एरिया जिस पर चांदनी की चमक है। तो हारिन अपने मन में कहती है कि ये सच में एक सुंदर नजारा है, और कहती है मैं यहाँ से माओमिम प्रीफेक्चर को भी देख सकती हूँ। ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये ऐसा दिखता है मैं जिस माओमिम प्रीफेक्चर में रह रही हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? तो बोलती है कि हाँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है तो फिर क्या तुम अब मुझे आंसर दे सकती हो? हारिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो रोते हुए कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि वो लोग गले लिपटने लगते हैं। वहाँ चुम्मा चाटी होने ही वाला होता है, लेकिन नहीं होता गाइस। तुम लोग का क्या लगा हर बार चुम्मा चाटी होगा? क्या नहीं होगा, गले लग जाते हैं वो लोग। और वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग आसमान में ऐसे ही उड़ रहे होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है कि क्या? और हम देखते हैं कि सिस्टर इन लॉ और हमारे एमसी का भाई चौग हैरान होते हैं और बच्चे भी एकदम हैरान होते हैं। उसके फादर हंसते हुए कहते हैं जोर जोर से मैं फाइनली अपने बॉर्न बेटे की शादी होते हुए देख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ये हमारे फैमिली के लिए सबसे खुशी की खबर है। तो उसका बड़ा भाई कहता है क्या ये सच है गियोन? और सिस्टर इन लॉ भी कहती है कि कांग्रेचुलेशन आपको फादर। और बच्चे भी कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन मास्टर। हमारा एमसी भी कहता है हंसते हुए क्या मुझे पहले ही मन बना लेना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि आप सब इतने खुश होंगे। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने अभी तक तारीख तय कर ली है? तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट लेने की प्लानिंग बना रहा हूँ, इसलिए हम इस बारे में धीरे धीरे सोचने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो उसके फादर कहता है तुम सच में कब के बारे में सोच रहे हो बच्चे? क्या तुम्हारे मन में इसके बारे में कोई विचार है? तो हारिन कहती है मैं अगले स्प्रिंग के अंत के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि हमें लेडी योन और भाई वोन को लेटर भेजना होगा और स्कूल के लिए सभी प्लानिंग पूरी करनी होगी। तो उसका फादर भी बोलता है हाँ, उस समय मौसम गर्म और साफ होना चाहिए, इसलिए कोई बुरा विचार नहीं है। अब बच्चों के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तो हमारे एमसी और हारिन एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करिए, आप क्या कह रहे हैं? तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इतने शर्मिंदे क्यों हो? तुम दोनों की उम्र काफी हो गई है, इसलिए तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तभी इसका भाई बोलता है कि फादर मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन आप बहुत आगे जा रहे हैं। उसके फादर भी हंसते हुए कहता है कि मेरा मतलब है तुम जानते हो मैं बस जल्द से जल्द अपने पोता पोती को देखना चाहता हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि सब लोग हंस रहे हैं, कितना खुशी का दिन है। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि विंटर जल्दी बीत गई और स्प्रिंग आ गया। उसी टाइम स्टूडेंट अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। यांग ने अपनी पढ़ाई में नॉर्मल प्रतिभा दिखाई और अदर एब नॉर्मल प्रतिभा दिखाई और अदर स्टूडेंट से आगे निकल गया, जबकि सूरन जिसने जुनून के साथ मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग शुरू किया था ग्रैंड स्टेज के करीब पहुंच गई। और सेन की मेडिकल ध्यान टेक्निक भी उस बिंदु तक पहुंच गई जहां वो खुद मेडिकल बना सकते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो ह्यूमन बॉडी के कार्यों को करने के तरीकों को शोध कर रहे थे। सुनियुक ने उनके प्रोग्रेस देखी और भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दिया। हालांकि वो दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए थे। दूसरी ओर रियोंग छिपे हुए आंदोलन और अदर मार्शल आर्ट के क्लासेस में प्रतिभाशाली हो गई, लेकिन ये सभी चिपने असासिन करने और चोरी चुपके काम करने और एरिया में थे। मार्शल आर्ट के ऐसे स्किल जिन्हें बेमानी माना जाता था। हालांकि मुझे विश्वास है कि योंग रियोंग खुद को कंट्रोल कर सकती है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने रीजनल एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपने अगले स्टूडेंट का चूज किया था। ये जल्दी आ जाएगा। मैं उन स्टूडेंट की प्रतीक्षा में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता जिनसे मैं मिलने वाला हूँ। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारिन कहती है वैसे क्या तुमने अभी तक अपने स्टूडेंट के बारे में डिसीजन ले लिया है? तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ, इनमें से एक मुझे बहुत मजेदार लगता है और एक है जिससे मिलना मेरे भाग्य में लिखा है। तो हारिन कहती है क्या तुमने फाइनली 10 चुन लिया? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैंने बस 9 चुना है। तो वो बोलती है तो फिर 10वीं के स्टूडेंट का क्या? तो हमारा एमसी कहता है सियोल अगले साल 11 साल की हो जाएगी और तुम
तुम लोग इसे तो जानते ही होगे, ये सिस्टर इन लोग की डॉटर होती है। और हमारा एमसी कहता है वो हमेशा के लिए स्लीपिंग ड्रैगन इन में नहीं रह सकती, उसे अपना रास्ता खुद बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी। एक बच्चे के रूप में उसका आरामदायक समय खत्म हो चुका है। तो हारिन कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब नए स्टूडेंट आएंगे तो ये और भी ज्यादा बिजी हो जाएगा। शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन किसी रीजन से मुझे लगता है कि इस वर्ग में और भी ज्यादा लोग होंगे क्या, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें चुना। तो हमारा एमसी कहता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल मुझसे कह रहा है। और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है वो बहुत तैयारी के साथ आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इस फैक्ट को लागू किया है, उन्हें मॉर्मिंग प्रांत में ही रहना होगा। हारिन हमारे एमसी से कहती है सियोल वो प्यारी लड़की पहले से ही यहाँ होगी। तो हमारा एमसी कहता है तो इनकी और स्नोवी के साथ मजेदार समय बिता रही है, अब समय आ गया है कि अदर बच्चे भी आ जाए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आ रहा होता है और हमारा एमसी कहता है कि वो देखो वो लोग आ गए, ये तो बड़ी गाड़ी है। हारिन कहती है हुआंग इसका क्या मतलब है, क्या अपने नोबल फैमिली किसी बच्चे को एक्सेप्ट किया था जिसे तुम आइस पैलेस तक साथ ले गए थे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ वो पहला स्टूडेंट है जिसने मैंने चुना है। तो हारिन का मुंह बन जाता है और कहती है मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो आने वाला पहला ट्रबल मेकर नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ढेर सारा बड़ा गाड़ी आ रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है वो सब एक जैसे हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्क ड्यूक का वही छोटा भाई उतरता है और कहता है कि ये तो मानो कहीं बीच में ही होगा। और हम देखते हैं कि आर्क ड्यूक का वो बात याद कर रहा होता है और वो कह रहा होता है वो ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा लॉर्ड होगा, सम्मान करना याद रखना। तो वो बोलता है कि मैं अभी तक वो करूंगा जो मेरा बड़ा भाई कहेगा। और हमारा एमसी को ग्रेड करते हुए कहता है गोल्डन सिटी के योजिंग हुआंग आपको ग्रेड करता है टीचर। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत समय हो गया मिले हुए, मुझे खुशी है कि तुम सेफली यहाँ पहुँच गए। ये वो स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल है जिसमें तुम अपना फ्यूचर बनाओगे। और हमें बताया जाता है करंट मार्शल आर्ट अवेकनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसे एक चमत्कारी समय कहा जा सकता है मार्शल आर्ट की दुनिया के इतिहास की तुलना में जो अंतहीन राबताब से पहचान थे, लेकिन हर कोई जानता था कि शांति का ये दौर तूफान से पहले की शांति थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में करंट प्रमुख ताकतें 9 महान सेक्ट वैग्रेंट सेक्ट थी और 5 ग्रेड फैमिली के अलायंस। हालांकि मार्शल आर्ट के हिस्सों में कुछ केओस थी और वो बिजी नहीं थी जिसका समर्थन नोबल सेक्ट अलायंस ने किया था। केवल मार्शल आर्ट की दुनिया स्वतंत्रता पर ही 4 दुष्ट सेक्ट ने जोर दिया क्योंकि दोनों शक्तियों ने मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए 2 अलग अलग रास्तों पर जोर दिया। डार्क में खून चुपचाप बहता रहता है, एक ही दुनिया में 2 रूलर नहीं हो सकते। जब समय आया तो दोनों शक्तियां एक दूसरे का सम्मान करने के लिए तैयार थी। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है वो सभी अब तक स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में पहुंच गए होंगे और एक एल्डर का चेहरा दिखाया जाता है। वो कहता है यह बहुत डिफिकल्ट मामला है क्योंकि ये कोई मार्शल आर्ट सेक्ट नहीं है जो विजेता का निर्धारण करता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया का राजा कौन होगा, बल्कि ये एकमात्र स्कूल है। और मैं इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये नोबल क्लैन का अलायंस का हेड होता है स्वॉर्ड गॉड सुन ही जोंग। और वो हेड चारों से कहता है सबके थॉट्स क्या है, मैंने तुम्हारी राय सुनने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इसलिए प्लीज ईमानदारी से बोलना।